हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द आईडी एग्जाम चैनल पे। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी तो मैंने पंचायती राज वाला चैप्टर कंप्लीट करा दिया था। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग देखेंगे एक नया चैप्टर, संवैधानिक निकाय संवैधानिक। तो देर नहीं करते हैं, आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास का जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा क्या रहेगा? संवैधानिक निकाय। ठीक है, तो क्या है संवैधानिक निकाय? तो आइए उस पर हम लोग बात करते हैं। तो यहां पर दोस्तों हम लोग अगर बात करें संवैधानिक निकाय में, तो जरा देखना, तो ये आपको एक इमेज दिख रही होगी दोस्तों, ये। ठीक है, क्लियर? और इस इमेज में अगर बात करें तो दोस्तों जरा देखो क्या क्या बातें कही गई हैं। पहली जो हेडिंग पड़ी है, आयोग एवं निकाह। इमेज में जो पहली हेडिंग है वो क्या है? आयोग एवं निकाह। तो संविधान में आयोग को दो भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? जो संविधान है उसमें आयोग को दो भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से दो भाग है आयोग के? तो पहला जो दोस्तों भाग है संवैधानिक निकाय, मतलब जिनका वर्णन संविधान में है और अनुच्छेद में मिलता है, ऐसे निकाय को हम लोग क्या कहते हैं? संवैधानिक निकाय कहते हैं। ठीक है, यानी जिनका वर्णन संविधान में है और उनके बारे में अनुच्छेद में भी वर्णन मिलता है, यानी अनुच्छेद बनाकर उनके बारे में लिखा गया है या अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है, ऐसे निकाय को क्या कहते हैं? संवैधानिक निकाय। कौन कौन से हैं? तो एक अपना है महान्यायवादी, क्लियर। फिर है भारत का निर्वाचन आयोग, फिर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, फिर है संघ लोक सेवा आयोग, फिर आपका है वित्त आयोग, फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राजभाषा आयोग और अंतरराज्यीय परिषद। इतने दोस्तों ये जो देख पा रहे हैं, इन सभी का संविधान में वर्णन है और सभी के लिए अनुच्छेद बनाया गया है। तो ये जितने भी निकाय लिखे हुए हैं ये आपके संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय। ठीक है, एक लिस्ट देख सकते हो, ये जितने भी नाम है ये सब आपके क्या है? संवैधानिक निकाय। ठीक है, तो चले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग दोस्तों आगे बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं इस संवैधानिक निकाय में और क्या है। तो यहां पर दोस्तों हम लोग बात करें, दूसरी जो अपने पास लिस्ट है वो क्या है? दूसरी जो है वो क्या है? गैर संवैधानिक निकाय, यानी जिनका संविधान में वर्णन नहीं मिलता है और इनको दो भागों में विभक्त किया गया है। यानी जिनका संविधान में वर्णन नहीं है और इनको दो भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से? पहला है संविधिक निकाय। इसका मतलब क्या हुआ? संसद या विधान मंडल अधिनियम बनाकर इनका गठन करता है। यानी जो अपने देश की संसद है, विधान मंडल है, ये कानून बना करके इनका जो गठन करता है, ऐसे निकाय को क्या कहते हैं? सांविधिक निकाय, सांविधिक निकाय। ठीक है, और थोड़ा अगर बड़ा कर दे दोस्तों तो जरा देखिएगा, ऐसे निकाय क्या कहलाते हैं? सांविधिक निकाय। अब दिखा, सांविधिक निकाय का मतलब संसद या विधान मंडल अधिनियम बनाकर इनका क्या करते हैं? गठन करते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे लोकपाल और लोकायुक्त, क्लियर। फिर इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग, क्लियर। फिर है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, क्लियर। फिर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, फिर है केंद्रीय सतर्कता आयोग, फिर है केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग, फिर है राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ये जितने भी आप निकाय देख पा रहे हैं ये सब कैसे हैं? संविधिक निकाय, संविधिक, जिनका संसद और विधानमंडल कानून बना करके, अधिनियम बना करके गठन करती है। क्लियर? तो यही है
तो ऊपर एक आपने क्या हेडिंग देखी थी, ऊपर जो दोस्तों आप लोगों ने देखा था गैर संवैधानिक निकाय, ठीक है, ये दो प्रकार से थे। तो इस ऊपर वाले का स्क्रीनशॉट ले लो। फिर दोस्तों हम लोग देखते हैं और क्या था। फिर ये थे सांविधिक निकाय कौन कौन है, इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लोग देखते हैं अगला गैर संवैधिक निकाय। अब गैर में कौन कौन दोस्तों आ जाएंगे, तो गैर में बात करें गैर संवैधिक निकाय कौन कौन, एक आपका आएगा नीति आयोग, दूसरा राष्ट्रीय विकास परिषद, तीसरा केंद्रीय जांच ब्यूरो। ये आपके आ जाएंगे नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय जांच ब्यूरो। ये कैसे हैं, गैर संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय। क्लियर, चले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर हम लोग और आगे बात करते हैं। तो अभी तक इतनी बातें दोस्तों आप लोगों ने देखी, कौन कौन, एक दोस्तों आप लोगों ने देखा संवैधानिक निकाय जिनका संविधान में वर्णन है वो ये रहे। दूसरा दोस्तों हम लोगों ने देखा गैर संवैधानिक निकाय, ठीक है, कौन कौन से थे, ये गैर संवैधानिक निकाय संविधान में तो वर्णन है, इनको दो पार्ट में विभक्त किया गया था, सांविधिक निकाय और दूसरा आपका कौन था, गैर संवैधानिक निकाय। अभी तक का इतना मामला रहा। आइए अब एक एक पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला दोस्तों जो अपने सामने जो निकाय लिखा हुआ है आप देख पा रहे हैं कौन सा है, संवैधानिक निकाय में पहला जो दोस्तों अपने सामने आया हुआ है वो क्या है, पहला जो है वो आपका क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, अब इस नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें तो जरा देखना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, 148 में, और संविधान का भाग कौन है, 5, अनुच्छेद 148 से 151 तक। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और दोस्तों ये नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक है इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, क्या कहते हैं, कैग या CAG, कैग, कैग के नाम से इसको और हम लोग जानते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस नाम से, कैग के नाम से जाना जाता है। तो अब आप समझ गए, चाहो तो हिंदी में कहे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या कैग कहे, तो जिसका वर्णन अनुच्छेद 148 में। अब कैग होता क्या है, तो आइए देखते हैं जरा। तो बात करें अनुच्छेद 148 में कहा गया है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा और जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और उसके वेतन तथा अन्य सेवा भत्तों का निर्धारण कौन करेगा, संसद को दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ, अनुच्छेद जो है 148 है उसमें कहा गया कैग की जो नियुक्ति की जाएगी वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, यानी राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे और इनके वेतन भत्ते और सेवा शर्तों का जो निर्धारण किया जाएगा वो कौन करेगा, संसद दोस्तों करेगी, संसद को दिया गया ये मामला। क्लियर, तो अब आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद देखो कुछ बातें देखते हैं, पहले इतने का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, फिर कुछ बातें और देखते हैं इसी में ऊपर ऊपर करते हैं, ताकि जूम मैं इसलिए कर देता हूं ताकि सही एकदम क्लियर आपको दिखे, इसलिए मैं जूम कर देता हूं दोस्तों। ठीक है, नियुक्ति, नियुक्ति से देखना है, तो आइए देखते हैं। अब कैग की दोस्तों जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, तो कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के समक्ष ही शपथ ग्रहण करते हैं। तो पहला सवाल अगर कहे जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति, और यही राष्ट्रपति ही क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। क्लियर दोस्तों। इसके बाद कैग का कार्यकाल क्या होता है, 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक इनमें से जो भी पहले पूरा हो जाए या पूरा हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखना दोस्तों, जैसे कोई व्यक्ति मान लेते 64 वर्ष की आयु में कैग बना दोस्तों, क्लियर, 64 वर्ष की आयु में कैग बन गया कोई व्यक्ति, अब 1 वर्ष बाद उसकी आयु 65 हो जाएगी तो आयु समाप्त हो गई, तो अब पूरा कार्यकाल 6 वर्ष नहीं होगा, 1 वर्ष बाद आयु समाप्त हो गई,
यहीं से इनका क्या हो जाएगा, रिटायरमेंट हो जाएगा, या तो कार्यकाल हो जाए समाप्त या आयु समाप्त हो जाए, जैसे मैंने ये बताया। तो जैसे कोई व्यक्ति अगर 63 वर्ष की आयु में कैग बना तो 2 वर्ष बाद वो 65 का हो जाएगा, बस वहीं से रिटायर। तो या तो कार्यकाल या आयु जो भी पहले पूरा हो जाए। क्लियर, ये मतलब है दोस्तों। त्याग पत्र की अगर बात करें तो वह किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति जिसकी नियुक्ति करता है ज्यादातर वह व्यक्ति उसे ही अपना क्या देते हैं, त्याग पत्र देते हैं। क्लियर दोस्तों। और आगे बात करें पद से हटाना, तो कैग को अपने पद से उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। ठीक है, तो ये भी लाइन पूछी जा सकती है, यानी कैग को किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जिस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जाते हैं उसी प्रक्रिया के द्वारा अपने यहाँ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ठीक है, कैग का दोस्तों वेतन कितना है, तो 2.5 लाख रुपए प्रति माह, 2.5 लाख रुपए प्रति माह कैग का क्या है, वेतन है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोस्तों हम लोग कुछ और आगे बात करते हैं। आइए कैग के कुछ दोस्तों हम लोग कार्य देख लेते हैं। तो एक एक कार्य को हम लोग पहले देखते हैं। चलिए, कैग का दोस्तों क्या क्या कार्य है, देखो। महालेखा परीक्षक का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वह संसद द्वारा आवंटित धन को उसी उद्देश्य हेतु व्यय किया गया है जिस उद्देश्य हेतु संसद ने आवंटित किया हो। ठीक है, इसका मतलब संसद ने धन दिया सरकार को, तो कैग उसकी जांच करेगा कि ये जो संसद द्वारा धन आवंटित किया गया है जिस उद्देश्य से, क्या यह धन उसी उद्देश्य में लगाया गया कि नहीं लगाया गया। पहला ये कैग का अपना क्या रहा, कार्य रहा। क्लियर। दूसरा, लेखा परीक्षक का उद्देश्य यह होता है कि वह प्रत्येक खर्चों की वित्तीय आलोचना की जाए, यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो वह उस पर उचित कार्रवाई की जा सके। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम 1977 के अनुसार कैग निम्नलिखित खर्चों का लेखा परीक्षा करता है। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई। प्रत्येक खर्चे की वित्तीय आलोचना करता की जाए, और यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो उस पर यह कार्रवाई कर सकता है। एक अधिनियम आया था 1977 के अनुसार, तो कैग निम्नलिखित खर्चों का लेखा परीक्षा करता है। कौन कौन करता है, फिर आगे हम लोग देखते हैं। इतने का पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग दोस्तों देखते हैं और ये कैग क्या क्या कार्य करता है। आइए, ये है। अब यहां से दोस्तों अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, तो जरा देखना। कौन, भारत की संचित निधि पर भारित केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के सभी खर्चों का। ठीक है, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो खर्च करती है और संचित निधि से जो धन लेती है, कहाँ खर्च करती है, उन सबकी जांच कौन करता है, कैग करता है, कैग करता है। और भारत की आकस्मिक निधि और लोक निधि के सभी खर्चे, ठीक है, आकस्मिक निधि और लोक निधि के कल्याण के लिए जितने भी खर्च होते हैं उनकी भी जांच कौन करता है, कैग करता है। ठीक है। अगला, किसी विभाग द्वारा किए गए सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि की जांच करता है। जैसे कोई भी विभाग है, मान लेते वित्त विभाग हो गया, गृह विभाग हो गया, तो ये क्या कर रहा, व्यापार के लिए क्या निर्माण हो रहा, लाभ हो रहा, हानि हो रही जो इन्होंने व्यापार में लगाया, उन सब की जांच कौन करता है, कैग करता है। सरकार के सभी विभागों की जमा पूंजी की जांच करना, तो सरकार में जितने विभाग है सरकार के अंतर्गत, उन सब में कितनी जमा पूंजी है, इन सब की भी जांच किसके द्वारा की जाती है, कैग के द्वारा, कैग के द्वारा। इसके बाद सभी सरकारी कंपनियों के खर्चों की जांच
करना, ये भी कैग का क्या है, प्रमुख कार्य आपका माना जाता है। तो कैग अगर कहे एक लाइन में तो सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा रखता है। सरकार ने कितना धन कहां पर खर्च किया, सभी विभाग जितने हैं उनके पास कितना धन है, सरकारी कंपनियां हैं जितनी उनके पास खर्चों की जांच करता है, ठीक है। और सभी विभाग द्वारा किए गए व्यापार निर्माण लाभ व हानि की जांच भी कौन करता है, कैग करता है। तो ये कैग के क्या है दोस्तों, प्रमुख कार्य, प्रमुख कार्य। क्लियर, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। अब जरा दोस्तों देखो, यहां से कभी कभार एक सवाल और पूछ लिया जाता है, तो जरा देखना जरा दोस्तों क्या होता है। जैसे इन सबकी कैग ने क्या कर ली, जांच कर ली मान लेते हैं, ठीक है। अब जब कैग इन सबकी जांच कर लेगा तो इन सबकी जांच करने के बाद कैग जो अपनी रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिवेदन, इस रिपोर्ट को कहां देता है, राष्ट्रपति को। एक वर्ष की रिपोर्ट कहां देता है, राष्ट्रपति को, ठीक है, इन सबकी। और राष्ट्रपति यह रिपोर्ट किसके समझ प्रस्तुत करते हैं, संसद, ठीक है, किसके समझ, संसद। संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर। तो इन जितने भी ये कार्य लिखे हुए हैं इन सबकी जांच करके कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो यहां पर ये भी पॉइंट ध्यान रखना कि कैग अपनी रिपोर्ट किसे देता है, तो राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को कहां देते हैं, संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। क्लियर, चले स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर और कुछ बातें देखते हैं जरा। आइए, तो ये एक कैग की दोस्तों लिस्ट है, अभी तक कहां कहां पर कितने कैग बन चुके हैं, तो उनकी लिस्ट पर दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए थोड़ा जूम करके देखते हैं ये, ठीक है, ताकि आपको भी थोड़ा क्लियर चीजें दिखे। तो पहले जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे वी नरहरि राव, और इन ये कब से कब तक रहे थे, 1948 से लेकर के 54 तक रहे थे। तो अगर कहे कि पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे, तो पहले कैग आपके कौन थे, वी नरहरि राव, जो 48 से कब तक रहे थे, 54 तक। क्लियर। दूसरे AK चंद्रा थे, ये 54 से कब तक रहे थे, 60 तक, ठीक है। तीसरे AK राय थे, 1960 से 66 तक। चौथे S रंगराजन, 66 से लेकर के 72 तक। पांचवें A बख्शी 1972 से 78 तक। छठवें ज्ञान प्रकाश 78 से 84 तक। सातवें TN चतुर्वेदी 84 से 90 तक। तो अभी तक हम लोगों ने इन 7 लोगों की लिस्ट देखी। पहला नाम था वी नरहरि राव, दूसरा AK चंद्रा, तीसरा AK राय, चौथा MS रंगनाथन, पांचवा A बख्शी, ठीक है। तो अगर कहे पहले कहे कौन थे, तो वी नरहरि राव। क्लियर। चलें स्क्रीनशॉट इतने का ले लो, फिर हम लोग और देखते हैं 8 के बाद अगले नंबर क्या रहेंगे। 8 के बाद की दोस्तों जो कहानी है अगले नंबरों की, वो क्या है, तो आइए इनको भी देख लेते हैं। 8 के बाद की कहानी क्या है, 7 के बाद की कहानी क्या है। तो 8वें नंबर पे थे CG सोमैया, ये रहे थे 90 से लेकर के 96 तक, CG सोमैया। 9वें पर थे BK सुगलू, ये कब से रहे थे, 96 से 2002 तक। 10वें पर BN कौल थे, 2002 से 2008 तक। 11वें पर विनोद राय थे, 2008 से 13 तक। 12वें पर शशिकांत शर्मा, 2013 से 17 तक। 13वें पर थे राजीव महर्षि 2017 से 20 तक। 14वें पर गिरीश चंद्र मुर्मू, जो 2020 में बने थे 8 अगस्त, और एक नाम अभी और है। तो 7 तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया था,
60 के बाद 8, 9, 10 और 14 नंबर तक हम लोगों ने कैग की लिस्ट देखी, और 14वें पर जो कैग आपके थे वो कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। क्लियर? चलो इतने का स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर हम लोग और आगे बात करते हैं। इतने का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, फिर कुछ बातें दोस्तों हम लोग और देख लेते हैं। ले लिया होगा दोस्तों स्क्रीनशॉट आप लोगों ने। ठीक है, तो ये आपके कैग की लिस्ट थी जो आप लोगों ने देख ली। ठीक है, आगे कुछ और है क्या? नहीं है। ठीक है, अब एक सवाल दोस्तों और पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कैग कौन है? तो वर्तमान में कैग ये भी तो पूछा जा सकता है दोस्तों। तो वर्तमान में कैग कौन है? के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति किस नंबर के हैं? 15वें नंबर के हैं, 15वें। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए, अगर यह पूछे कि वर्तमान में कैग कौन है, तो के संजय मूर्ति 15वें नंबर के हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का आपका मामला था, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, तो हम लोगों ने जो एक अपना निकाय था संविधान आयोग या निकाय में से, तो एक पार्ट आज हम लोगों ने देखा कैग के बारे में। कल 2 पार्ट पर बात करेंगे इसी के आगे, और उम्मीद करते हैं कि आज की मैंने जितनी भी चीजें आपको बताई हैं ये सब अच्छे से समझ में आ गई होंगी दोस्तों। तो कल हम लोग एक नई क्लास के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।